नमस्कार, ग्लोबल भारत टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। क्या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग शुरू हो गई है? नई सरकार बने अभी हफ्ता भी नहीं बीता है और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जो कि सवाल खड़े कर रही हैं। तमाम राजनेता भी इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या वो दौर फिर से लौट रहा है जहां पर आतंक की चपेट में जम्मू कश्मीर हुआ करता था? सर का ताज कहा जाता है हिंदुस्तान का, और इस तरह की घटनाएं एक बार अगर फिर से वहां शुरू हो रही हैं तो फिर दिल्ली भी चिंतित होगी, हम सब भी चिंतित होंगे। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, किस तरह से देखा जाए इन घटनाओं को? ये जो हत्याएं हो रही हैं, बिहार के भी बहुत सारे लोग इन घटनाओं का शिकार हुए हैं और तमाम और लोग भी हैं जो हो रहे हैं, और इस तरह से और भी आगे होने की संभावना इसलिए दिख रही है क्योंकि ये लगातार होता जा रहा है। इससे पहले जो मजदूर की हत्या हुई थी वो भी बिहार का था। अभी भी कल रात की घटना जो है उसमें 3 लोग बिहार के हैं। अब देखिए, एक सीधी सी बात है, धारा 370 जब हटाया गया तो उसके एवज में बचाव में सरकार ने ये कहा कि एक तरह की खास आबादी चूंकि कश्मीर में रह रही है, इसीलिए उसको ये लगता है कि वो बड़े स्पेशल हैं और उनके लिए अलग संविधान, अलग कानून, अलग झंडा बड़ा ज़रूरी था। और इसी वजह से भारत से कश्मीर कभी ढंग से जुड़ ही नहीं सका, इसीलिए हमने धारा 370 हटाया। फिर सरकार का ये भी था कि भाई जो 90s के दौर में कश्मीरी पंडित अपना घर द्वार जमीन सब छोड़ के चले आए, उनके पुनर्वास की बात भी हुई। दूसरा ये भी बात हुआ कि कश्मीर को बाकी देश के अलग हिस्सों से आप अलग क्यों मानते हैं? अगर कोई बिहार से या उत्तर प्रदेश से कहीं भी जाकर के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में जाके काम कर सकता है तो कश्मीर में भी जाके काम कर सकता है। ये चीज़ चूंकि सरकार की तरफ से प्रोत्साहित भी किया गया और एक तरह का डर भी चूंकि खत्म हुआ, क्योंकि पत्थरबाजी की घटना हो या आतंकवादी घटना हो कश्मीर में भी, और पूरे देश में तो खैर नहीं कहीं मिलता था, कश्मीर में होता था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटना एकदम कम हो गई। तो देश में एक तरह का मैसेज भी गया कि भाई रोजगार के लिए आप कश्मीर भी जा सकते हैं। लोग जाने भी लगे। लेकिन वहाँ इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने लगे। वहाँ जो कुछ छिटपुट घटनाएं हुई उसमें जो वहाँ का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान समर्थित कह लीजिए, या कश्मीर में वो ताकतें जो ISI और पाकिस्तान के इशारे पर काम करती हैं, उन लोगों ने एक तरह से उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को काम दे दिया कि सरकार की जो ये मुहिम है कि कश्मीर में सब कुछ बड़ा अच्छा है, कश्मीर भी भारत के अलग हिस्सों जैसा है, अमन चैन है, कश्मीर में अमन चैन है, कश्मीर में भी कोई किधर से भी जाके अपना काम कर सकता है, रोजगार कर सकता है, ये जो सोच है इसको अलग करिए। कश्मीर स्पेशल दिखना चाहिए। कश्मीर आप आ रहे हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, तो वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये मंजूर नहीं है। ये वो लोग हैं हिमांशु जिन कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपना जमीन सब कुछ छोड़ के वहां से जाना पड़ा। वो ये डर कायम रखना चाहते हैं कि चाहे तुमको ये लगता है कि 370 हटने के बाद तुम वापस आ सकते हो, तो हम तुमको बता रहे हैं कि तुम नहीं आओगे वापस। और कश्मीरी पंडित भी निशाने पर है, मुख्यतः कश्मीरी पंडित निशाने पर है, और जो नॉन कश्मीरी वहां पर काम करने के नज़रिए से हैं, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो, ये चाहे खेत में मजदूरी करता हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, वो निशाने पर है। सरकारी नौकरी में काम करने वाले वो लोग जो बाहर के भी हैं और सरकारी नौकरी, जैसे मान लीजिए कोई फौज में है, सेना में काम कर रहा है, वो निशाने पर है। तो एक तरह से वो मुहिम जो आपको ये लग रहा था ना कि 370 हटा दिया, हम कश्मीर को थोड़ा जैम करेंगे बाकी हिंदुस्तान से, वैसे ही जैसे देश के बाकी अलग अलग राज्य हैं, वो जैमिंग में दिक्कत करना चाहते हैं वो। और एक और चीज़ हुई जो जिसको मैं बार बार कहता हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव से आपको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ताकतें जो आपको अलग अलग मोर्चों पर परेशान करने की कुव्वत रखती हैं, वो चाहे आर्थिक मोर्चा हो, वो चाहे सैन्य मोर्चा हो, किसी भी तरह से वो चाहती हैं कि आपको डिस्टर्ब किया जाए। और कश्मीर तो हमारी दुखती रग है। कश्मीर वो हिस्सा है जहां हम वाकई में बहुत इमोशनल है कश्मीर को लेकर, और वहां हम कमज़ोर पड़ते भी हैं। तो कश्मीर वाली नस फिर से दबाई जा रही है, और ये तुरंत तब हो रहा है जब अभी विधानसभा चुनावों के दौरान वहां घूम घूम के नेताओं ने प्रचार किया है। हिमांशु, प्रचार किया है कि बाहर के लोग आ करके बताइए, कश्मीर में क्या कोई लंदन से जा रहा है, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से जाके कश्मीर में नौकरी कर रहा है? कोई बाहर से जा रहा है मतलब कौन? मतलब कश्मीर से जो बगल का है, कोई अगर जम्मू से भी जाके कश्मीर में काम कर रहा है तो वो बाहर ही बताया, इस देश के नेताओं ने बताया हिमांशु, कि बाहर के लोग आ रहे हैं, आपका काम ले रहे हैं। अब तो सरकार बन गई है। वही मैं कह रहा हूं कि छीन रहे तो सरकार बन गई तो हो गया ना, शुरू तो हो गया।
जो लोग ये बता रहे थे वहां के लोगों को कि आपका काम छीना जा रहा है, वो लोग अब सत्ता में आ गए हैं। और सत्ता में आते ही मैं इसको मात्र एक संयोग मानता हूं कि ऐसी क्या ताकत बढ़ गई कि अचानक से फिर से पिछले 2-4 दिन में हम लोगों ने 2 घटनाएं सुन ली। पहले वो मजदूर वाली घटना और फिर कल रात की घटना। तो आप ये समझो ना कि ये मैसेजिंग ही तो है, कहीं से कुछ तो ऐसा हो गया कि अचानक आपको ताकत मिल गई और आप ये कर रहे हो। नेताजी घूम घूम के कर रहे थे कि जो छोटे कामगार हैं, जो छोटा काम है, वो भी बाहर के लोग, आपका पैसा लपेट लपेट के बाहर के लोग आ रहे हैं और आपका पैसा, आपकी जमीन सब ले लेके जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में लोकसभा चुनाव में जो सरकार थी वो कमजोर हुई, सीटें उनकी घटी, उनके पास बहुमत नहीं था। जोड़ तोड़ कर बहुमत तो है, प्रधानमंत्री भी वही है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई, चुनाव हुए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं और कश्मीर में उन्होंने ज़्यादातर सीटें जीती हैं। तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश अब इन हत्याओं के जरिए हुई है? और अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आई तो और भी आउट ऑफ कंट्रोल होंगी आने वाले वक्त में? देखो, तुमको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले क्या हुआ कि जम्मू रीजन में अचानक से आतंकी घटनाएं बढ़ गईं। जम्मू रीजन में निशाने पर वो हिस्से ज़्यादा थे जहाँ पर हिंदू बहुल आबादी ज़्यादा है। ठीक है, तुमको याद है ना, अचानक से लगातार जम्मू रीजन में होने लगा। ये कश्मीर वाले हिस्से में नहीं हो रहा था, आतंकी घटना हो रहे थे जम्मू रीजन में। वहाँ इसीलिए हो रहा था हिमांशु कि वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको एक तरह से डराया जा सके कि तुमको ये लग रहा है कि तुम यहाँ जम्मू में रह रहे हो, अलग रह रहे हो तो बच जाओगे, ऐसा नहीं है। और दूसरा, चूंकि चुनाव आ रहे थे, उनको पता है उन शक्तियों को कि एक तबका जो है किस लिहाज से वोट करता है। उसको पता है कि ये तो जाएंगे एक तरफ मार के चले आएंगे। दूसरा तबका जो ये सोच के कि कश्मीर वादी किधर वोट करेगा, तो इसी आधार पर जम्मू भी तो तय करेगा कि हमको किधर वोट करना है। तो उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दें, डरा दें कि आप अपने घर से वोट ही देना मत निकलो। तो आप कहाँ से जवाब दोगे कश्मीर वैली की वोटिंग का? वैसे भी कश्मीर में सीटें ज़्यादा है, जम्मू में सीटें कम है। आतंकवादी हमले इसीलिए लगातार होने लगे कि जम्मू की वोटिंग को किसी भी तरह से डिस्टर्ब किया जाए चुनावों को लेकर, कि एक जो पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा कि लोग अपने घर से ही ना निकले चुनाव को लेकर कि हमको वोट ही नहीं करना है। लेकिन आपने तुरंत देखा होगा एक आध हफ्ते बाद कि अचानक पाकिस्तान के बलूचिस्तान से खबर आने लगती है कि बलूचिस्तान में जो है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्टिव हो जाती है। वहाँ पाकिस्तान आर्मी के जवान पर अटैक हो जाता है, 40-45 जवान हलाक हो जाते हैं। उसके बाद अचानक लगातार एक्शन होने लगता है बलूचिस्तान में, उधर से वीडियो भी आने लगते हैं कि हमको अलग कर दो, हटा दो। वो होता है और अचानक हमारे यहाँ जम्मू रीजन और कश्मीर में आतंकी हमले रुक जाते हैं और हमारे यहाँ चुनाव भी बड़े अच्छे से निपट जाता है। सरकार भले ही उमर अब्दुल्ला की है, लेकिन उपराज्यपाल तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरी शक्ति है। अभी पूर्ण राज्य को लेकर उपराज्यपाल ने हालांकि मंजूरी दे दी। अब दिल्ली के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में है कि वो क्या करते हैं आगे। लेकिन दिल्ली को भी तो पता है ना, दिल्ली के हाथ में भी तो शक्तियाँ हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि उमर अब्दुल्ला के पास ही सारी चीज़ें, तो उनको इस चीज़ के लिए कि उनकी सरकार आ गई है तो भाई ये बढ़ गया है। कैसे, मतलब इसको कैसे हम बैलेंस करें? भाई ताकतवर तो हुए ही हैं वो लोग जिनका हमेशा से आप कहोगे कि बड़े क्रांतिकारी लोग हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं और बड़ा देश के लिए सोचते हैं। ऐसा तो है नहीं। आज़ादी के बाद से उनका सियासी एक रहा है कि झुकाव तो रहा है, तरफ बिल्कुल खुलेआम रहा है। पाकिस्तान के साथ कबूतर उड़ाइए, पाकिस्तान के साथ बैठ के बिरयानी खाइए, ये सब वकालत वो परिवार करते रहे हैं। तो बात यही है हिमांशु, देखिए ये ठीक आप कह रहे हो कि अभी भी राज्यपाल के पास पावर है, केंद्र के पास पावर है, लेकिन एक सेंटिमेंट सेंस तो जाता ही है ना भाई। चुनाव हुए तो जो लोग जीत करके आए और जिन लोगों ने सालों तक पर्दे के पीछे एक तरह की विचारधारा कट्टरपंथियों को हवा दी, तो कट्टरपंथी कहाँ जाएंगे? उनको ये थोड़ी जाके कोई नेताजी बोलेंगे कि अरे अपना काम शुरू कर दो। बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो है ताकतवर हमेशा से। और इन 5 सालों में जिस तरह से उनको दबा के रखा गया है 2019 के बाद, 370 हटने के बाद, तो अब तो सरकार आ गई तो अब तो सर उठाएंगे ही। पाकिस्तान ये चाहेगा ना कि आपने इतनी मजबूती से इलेक्शन करा लिए, वहाँ सरकार बना दी, आप दुनिया में ये मैसेज दे रहे हो कि हमने बड़ा डेमोक्रेटिकली सब कुछ कर लिया, कश्मीर में सब कुछ बड़ा अच्छा है, स्टैटिक है। वो चाहेगा ना कि उसको डिसबैलेंस करे, और डिसबैलेंस करने के दरमियान उसका बहुत सिंपल है। वो आप कह रहे हो बहुत बड़ी समस्या क्या है भाई, लोग बोलते नहीं है खुलेआम। कश्मीर की असल समस्या वहाँ की डेमोग्राफी है।
डेमोग्राफी मतलब कि मुस्लिम बहुल प्रदेश है वो, तो चाहते ही नहीं कि दूसरे लोग वहाँ एग्जिस्ट करें। दूसरों का रहना इसीलिए दुभर है। कश्मीरियों को, इस कश्मीरी पंडितों को इसीलिए भगाया क्योंकि चाहते नहीं थे उनके आस पड़ोस कोई और रहे, जो है उनको उनका लगता है। अब 370 हटने के बाद वो वाला रास्ता भी खुल गया कि जो है, जिनका घर जमीन है, जिनको लौटना है वो लौट सकते हैं। लौट कोई नहीं रहा है, केवल सकते हैं वाली बात पर भी लोग नाराज हैं वहां पर। और भाई जिस बीजेपी ने सब कुछ दे दिया, वहां क्या नहीं है, सब कुछ दे दिया उनको, बावजूद इसके एक तरफा वोट हुआ दूसरी पार्टियों को, तो क्यों नहीं हुआ? तो बात केवल विकास की नहीं है और काम की नहीं है, वो ये केवल इस संभावना से कि लोग आ जाएंगे। नहीं तो जब इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने कई जगह पे सुना वोटिंग इसलिए भी अच्छी हुई। पहले तो लोग इसलिए वोट नहीं करते थे कि हमको दिल्ली को दिखाना है कि हम देखिए हम आपके मतलब आपके साथ नहीं हैं या फिर आपके खिलाफ हैं, इसीलिए हम वोट करने नहीं निकले। इस बार वोटिंग भी इसी बात पर हुई कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं और आपके खिलाफ वोटिंग करेंगे, तभी तो ये नतीजे आए हैं। और आप ये समझो ना कि क्या ये व्यवस्था है कि जैसा बिहार या उत्तर प्रदेश से लोग भाग भाग के दिल्ली या मुंबई जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर भी इतना भर भर के लोग जा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग जाते हैं मान लो, लेकिन जो ही लोग जा रहे हैं वहां काम वो भी बर्दाश्त नहीं, उनको भी डराने की कोशिश है कि अगर कोई सोच रहा है कि चलो कश्मीर में जाके कुछ बिजनेस कर लें, कुछ इन्वेस्ट कर लें, मजदूरी कर लें, कामगारगी कर लें, उनको भी डराने की कोशिश है कि आप मत आइए हमारे यहाँ। तो ये आम लोग क्या करते हैं? आम लोग तो घर में बैठे ही रहते हैं, लेकिन आम लोगों की भी वहाँ की इच्छा ऐसी ही रहती है। वो पूछोगे उनसे बात करोगे तो उनको बड़ा ये लगता है कि वो लोग बड़े एकदम अलग हैं इंडिया से। और जो सेपरेटिज्म, अब आपका नेता घूम घूम के कह रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, आपका काम ले रहे हैं, बाहर के लोग आपका पैसा लेकर के जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप अलगाववाद को ही तो बढ़ावा दे रहे हो। आप लोगों में सेपरेटिज्म की भावना बढ़ा रहे हो। वो क्या स्पेशल लोग हैं? दूसरे ग्रह से पैदा हुए हैं क्या? हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का हिस्सा है कश्मीर। देश के बाकी हिस्सों में जैसे लोग जाकर के कमाते खाते हैं, वहां भी जाके कमा सकते हैं। लेकिन जब नेता लीडरशिप के लेवल पर ये चीज होती है कि अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो रिजल्ट के बाद आपको क्या लगता है कि वो किसी को बोलने बताने की जरूरत है? ये छिटपुट घटनाएं अभी और होती रहेंगी। इसको रोकना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि राज्य में वो सरकार है जिसका इतिहास ऐसा है कि जो लोग वहां सेपरेटिज्म की बात करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं या कट्टरपंथी मिजाज के हैं, उनको कहीं ना कहीं इन सरकारों ने, कश्मीर के अब्दुल्ला फैमिली हो, वो चाहे ये हो महबूबा, इन दोनों ने बढ़ावा दिया। अब सरकार इसको कैसे हैंडल करेगी तो दिल्ली को देखना पड़ेगा। चलिए देखना पड़ेगा। और ये मतलब एक अच्छा साइन तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ लोगों की हत्या हो रही है और टारगेट किलिंग इसे फिर से कहा जा रहा है, तो ऐसे में और लोग भी निशाने पर होंगे। तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली इस पर नजर बनाए होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो अपनी जिस तरह से उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह से कोई इन घटनाओं का शिकार ना हो और अमन चैन बना रहे। वहाँ की जो नई सरकार है उससे भी मेरी ये अपील है कि अमन चैन के लिए उनको जो कुछ भी करना है उनको अपने स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि जब हम जिंदा रहेंगे, हमारी आवाम सुरक्षित रहेगी, तो आप सत्ता का सुख भी भोग पाएंगे। नहीं तो अलगाववाद किसी के लिए अच्छी बात तो नहीं है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।